नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी है। वक्फ को लेकर जो मुखालफत की आवाजें हैं वो और ज्यादा बुलंद होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं जिन पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इसमें ओवैसी की याचिका से लेकर आरजेडी भी अब शामिल हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का ढेर लग रहा है, क्या ये टिक पाएंगी याचिकाएं? क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप उन याचिकाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कानून के हिसाब से चलते हैं या फिर आपके चलने का तरीका आपका विचार होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर जज के अपने विचार होते हैं और कानून का सिर्फ पालन नहीं किया जाता, जबकि विचार के अनुसार भी देखे जाते हैं कि किस याचिका को कब शेड्यूल करना है, किन याचिकाओं पर फैसला देने से पहले क्या सोचना है, कितना समय लगाना है, यह सब निर्धारित किया जाएगा। अभी याचिकाएं दायर की जा रही है। 10-10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ आई। जैसे कांग्रेस की तरफ से देखिए, कांग्रेस मोहम्मद जावेद ने पहले याचिका दायर की और कांग्रेस कह रही थी कि हमने याचिका दायर की है। अगर कांग्रेस ने ऑफिशियली याचिका दायर की है तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी को एक नई याचिका के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस के दोनों मुस्लिम सांसद अलग अलग याचिकाएं क्यों दायर कर रहे हैं? उसी तरीके से आरजेडी के तरफ से कुछ मुस्लिम सांसद दायर कर चुके हैं, कुछ और दायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी में इतने लोग ही नहीं हैं कि वो 4-5 दायर करेंगे। वो तो पता है कि वही वो अपनी पार्टी का चेहरा है और वही शुरुआत है, वही अंत है, तो उसके अलावा और कोई दायर करेगा कौन? लेकिन अलग अलग पार्टियों में आम आदमी पार्टी की तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं जाया गया, बल्कि अमानतुल्लाह खान ने अभी दायर करने की बात कही है। तो ये सारे लोग जो याचिकाएं दायर कर रहे हैं, तो क्या हर याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग होना चाहिए? अगर एक वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया, संसद में पारित हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूर किया, उसके बाद ये कानून बन गया। अब उस कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जिस तरीके से सदन के अंदर पूरी विपक्षी पार्टी वोटिंग के समय यह कहती कि हम सपोर्ट में करेंगे, तो हम सपोर्ट का तरीका अलग अलग होगा। हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम वॉकआउट करेंगे, हम विरोध कर रहे हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, हम संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। तो सारे बिखरे हुए तो नहीं थी, सबने एक सुर से जितने हो सकता है विरोध किया और वोट डाला इस बिल के विरोध में। तो इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर करनी है तो इंडी अलायंस की सारी पार्टियां एक बार मिल ले और मुस्लिम संगठन भी एक साथ मिल ले। ये सुप्रीम कोर्ट के समय बर्बाद करना कि अलग अलग याचिकाएं दायर करेंगे और जब सुनवाई का समय आएगा तो फिर से इंटरवेंशन याचिका दायर करेंगे, जैसे वर्शिप एक्ट को लेकर किया गया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूज करना और उसके ऊपर दबाव डालना है कि देखिए, आप एक याचिका की सुनवाई नहीं कर रहे, बल्कि याचिकाओं की संख्या इतनी है कि पूरे देश में गुस्सा है और विपक्ष की पार्टियां चाहती है कि ये कानून धाराशायी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए था, जैसे कि वर्शिप एक्ट के लिए था, जैसे कि कई और मामले हैं जिसमें एक दो याचिका नहीं है। जैसा अगर पिछले दिनों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला आया था ईडी की कार्रवाई को लेकर। जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की और कई विपक्षी पार्टी के नेता, ऐसे ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें 95 ऐसे विपक्ष पार्टी के नेता हैं, विरोधी दलों के, उनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चल रही है। सबसे ऊपर लिस्ट में नाम कांग्रेस का ही है, तो कांग्रेस की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी। फिर दूसरा नाम है 19 लोग जो बड़े मंत्री, विधायक, उनके सांसद, ये हैं टीएमसी के, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उसके तरफ से भी याचिका आई। उसके बाद इन लोगों ने सेटिंग की, कुछ एनजीओ के तरफ से भी याचिका आए और सब लोगों ने 299 याचिकाएं दायर की कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिविजुअल याचिकाएं जो आती है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसकी तो हम देखते हैं, लेकिन अचानक से हम किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को रोक कैसे दें कि कार्रवाई ही नहीं करेंगे। लेकिन दबाव तो यही था कि 299 याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ गया कि अब तो एक नया बेंच बनाना चाहिए। उसी तरीके से अभी की बात है, अभी सीधे निकले
और फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि इस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। क्यों जल्द सुनवाई होनी चाहिए? अभी एक कानून बना है और उस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप इसको प्राथमिकता दें, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह एक ही है कि इसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट करने के लिए धमकी दे रही है, लेटर जारी करके पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश को भी लेटर जारी किया जा रहा है कि हमारे संगठन के लोग सामने आए। जमात उलेमा हिंद ने भी प्रोटेस्ट की बात कही है, उलेमा बोर्ड ने भी कहा हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी बयान दे रहे हैं कि हम सड़क पर जाकर इस कानून का विरोध करेंगे, जिसका काम है, जब पॉलिटिकल पार्टी आप बनाए हो तो आपका काम है या विधानसभा में या संसद में किसी बिल के खिलाफ या समर्थन में बात करना, या उसके समर्थन में वोट करो या विरोध में वोट करो। लेकिन जी राजेश सर, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बिल में जो संविधान का बार बार कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है, लेकिन ये संविधान के स्तर पर ही ये जो याचिकाएं दायर की गई वो टिकी नहीं पाएंगी। देखिए, संविधान क्या है? संविधान की बात जो ये लोग करते हैं, एक किताब लेकर घूमता है, वो संविधान क्या है? संविधान कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए अमेंडमेंट नहीं हो सकता, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। और संविधान आप अपने आधार पर न तो उसकी व्याख्या कर सकते हो और न ही निर्धारित कर सकते हो कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है। ये ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़े बहुत है, लेकिन तब तक है जब तक कि ये मूल संविधान की जो बात की जा रही है, उस मूल संविधान पर चर्चा के दौरान एक थ्योरी आया बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसे डिफाइन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया। लेकिन संविधान निर्माण कैसे हुआ था? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी अधिकारी था उस संविधान सभा में? संविधान सभा जो बनाई गई थी वो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव अगर उस समय से अब तक 110 से ज्यादा उसी संविधान में संशोधन कर चुके हैं, संसद से ही संशोधन हुआ है, तो इसका मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहां थी जब अभी भी याचिका दायर की गई है कि प्रियम्बल में जो नए शब्द जोड़े गए, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, वो इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि इसे जो 29 नवंबर 1950 को एक्सेप्ट किया गया था, उसी तारीख में इसे दर्शाया गया है। इसके लिए कोई अलग तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उस पर सुनवाई नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट तो उसे ठंडे बस्ते में डाल के रखी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों का विचार, जो बार बार कहा जाता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी विचारधारा के अनुसार फैसले में तब्दीली नहीं करते। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, विचारधारा की भी बात होती है। लेकिन जिस फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, क्या फंडामेंटल राइट संशोधन करने योग्य नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट में कभी संशोधन नहीं हुआ? फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हुआ, और उसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ही कहा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। राइट टू एजुकेशन ये जोड़ा गया फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में पहले था, तो फिर ये फंडामेंटल राइट में जोड़ा कैसे गया अगर उसमें संशोधन नहीं होता? तो संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा था, उसे हटाकर 301 कर दिया गया। तो वो क्या फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं था? ये फंडामेंटल राइट अगर संशोधनीय नहीं है, ये कहना अपने आप में बेवकूफी है इन लोगों का। हाँ, ये मौलिक अधिकार का मुद्दा उठ सकता है, ये बताया जा सकता है, जो कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक आधार पर किसी भी माइनॉरिटी को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को संचालित करने का अधिकार होता है। लेकिन आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को संचालित करने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन रहा। आपके प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और रिलीजियस प्लेस के मैनेजमेंट, दोनों में अंतर होता है। क्या सरकार ने इस संशोधन में कहीं भी कोई भी एक जिक्र किया है? जो 14 संशोधन किए गए, जिसमें यह कहा गया है कि आपके कोई भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, उसके जो कमिटी होगी, जैसे कोई भी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी होती है, क्या मैनेजमेंट कमेटी में कोई गैर मुस्लिम होगा?
मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होगा। ये वक्फ बोर्ड जो बनाया गया वो संविधान से ही बनाया गया और उसी संविधान के आधार पर संसद से कानून बनाए गए। तो कानून जो बनाया गया है उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आपने अपने आधार पर अपने तरीकों से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक कानून बनाया कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उस पर एक मैनेजमेंट कमेटी अधिकार रखेगी और वो जो विवाद होगा वो विवाद किसी और के सुनने के योग्य नहीं होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को बताना पड़ेगा। कई हाई कोर्ट के फैसले, जैसे पहले भी ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। ये नहीं कहा जाता कि चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसमें डिफरेंस था। अगर पहले किसी प्रॉपर्टी पर विवाद हो जो कि वक्फ बोर्ड के पास है और उसको चैलेंज किया जाना हो, ट्रिब्यूनल ने आपके विरोध में फैसला दिया हो, तो आपके पास अधिकार सीमित थे। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकिन याचिका दायर कर सकते हैं, सिविल सूट नहीं कर सकते जिसको दीवानी मुकदमा कहते हैं। तो इसीलिए सिविल सूट जब दायर नहीं कर सकते थे तो परेशानियां पैदा हो जाती थी, निचली अदालत में नहीं जा सकते थे, रिट ही दायर कर सकते थे। लेकिन अब यह हो गया कि आप किसी भी विवाद में पहले तो जो ट्रिब्यूनल होगा उसमें कोई एक वर्ग विशेष की अथॉरिटी नहीं होगी जो कि एक सोच के आधार पर चले कि वक्फ बोर्ड का कि अगर ये जमीन के दावेदारी है तो दूसरे के हक में कभी फैसला हो ही नहीं सकता। आज तक कोई उदाहरण देकर बताए कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जितने भी मामले गए हैं उसमें वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट कितने फैसले आए, कितने जितने भी ट्रिब्यूनल में मामले गए हैं, केरल से, कर्नाटक से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक जितने भी मामले आए हैं उसमें से कितने अगेंस्ट गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट में कई मामले गए, आर्टिकल 370 को लेकर भी गए लेकिन उसमें सरकार की जीत हुई। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गए तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो कभी तो ऐसा होता है कि कोई अगेंस्ट जाए, कोई सपोर्ट में जाए, लेकिन ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि ट्रिब्यूनल में फैसले ही कभी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं आते, सारी प्रॉपर्टी इसी की मान ली जाती है। तो इसी के अगेंस्ट में सारे प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और सबसे बड़ी बात है, कपिल सिब्बल जल्दीबाजी चाहते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल को एक जवाब सीजेआई ने दिया और यह जवाब देना भी चाहिए था, क्योंकि अभी सीजेआई संजीव खन्ना की स्थिति यह है कि ये 13 मई को रिटायर होने वाले हैं और अभी इनको लग रहा है कि अंतिम समय में कहीं मेरी भी स्थिति जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह न हो जाए। जैसे कि चंद्रचूड़ साहब ने कुछ फैसले दिए थे और वो तो अपने आप को निष्पक्ष ही बता रहे थे, लेकिन ज्यादातर उनके फैसले सरकार विरोधी ही रहे हैं। वही एक ऐसे चीफ जस्टिस भी थे जिन्होंने तिस्ता सितलवाड़ के मामले में 9 बजे रात को कोर्ट खुलवाया और तिस्ता सितलवाड़ पर एसआईटी की जांच की रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये ऐसी कॉन्स्पिरेटर महिला है जिन्होंने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के सीएम उस समय थे, उनको फ्रेम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की। उनको फ्रेम करने के लिए एक एक बार 30 लाख रुपया अहमद पटेल लेकर गया था गेस्ट हाउस में, और उसी के सहयोगी यानी कि तिस्ता सितलवाड़ के सहयोगी एक इन्हीं के एनजीओ में काम करने वाला समथिंग पठान था, उसने ये खुलासा किया था कि अहमद पटेल 30 लाख रुपया लेकर तिस्ता सितलवाड़ को दिया कि ताकि नरेंद्र मोदी को फंसाया जा सके। इसने इन्वेस्टिगेशन के बावजूद जब उसका बेल कैंसिल किया गया गुजरात हाई कोर्ट से, तो 9 बजे रात को 2 जजों की बेंच बैठी। दोनों जज उस बेल पिटीशन पर कंफ्यूज हो गए, तो फिर 9:30 बजे 3 जजों की बेंच बैठी, और उसमें भी सैटरडे नाइट को जब कोर्ट बंद होता है। तो ये स्थितियां थी, लेकिन फिर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक फैसला दिया ज्ञानवापी मामले में, और उसमें कहा कि देखिए, अगर किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे हो, मंदिर हो या चर्च हो, तो उन्होंने उदाहरण दिया था कि चर्च और फायर टेम्पल का, कि अगर किसी चर्च में फायर टेम्पल के सबूत मिलते हैं तो उनको भी पूजा करने का अधिकार मिलेगा। उसी तरीके से अगर उस कैंपस में, ज्ञानवापी परिसर के अंदर अगर हिंदू देवी देवताओं के सबूत हैं तो पूजा के अधिकार वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। वर्शिप एक्ट के तहत आता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस 1947 में 15 अगस्त के बाद जो स्थिति में थी उसी स्थिति में रहेगी, उसमें बदला नहीं जा सकता। इसलिए इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ की इतनी आलोचना हुई, संभल विवाद आया, अजमेर शरीफ के दरगाह का विवाद आया, और सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया जस्टिस चंद्रचूड़ के एक फैसले से पूरे हिंदुस्तान में याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, और ऐसी स्थिति हो गई कि हर मंदिर
हर दरगाह में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और उनकी ऐसी फजीयत हुई कि लगभग उनको माफ़ी मांगना पड़ा कि हमने फैसले में ये नहीं कहा था, हमने तो वो टिप्पणी की थी। टिप्पणी और फैसले में अंतर है। लेकिन अब संजीव खन्ना के साथ यही है, जस्टिस संजीव खन्ना सोच रहे हैं अंतिम समय में क्या क्या फैसला दें, क्योंकि इन लोगों का तरीका एक अलग होता है। अगर सुनवाई होगी और सुनवाई में अगर इन्होंने वर्शिप एक्ट की तरह कोई फैसला दिया, जैसे कि वर्शिप एक्ट में अभी सुनवाई चल रही है, जस्टिस संजीव खन्ना उसके मेंबर हैं यानी बेंच में हैं और उस बेंच में ये अब 13 मई को रिटायर करेंगे, फिर से एक नई बेंच बनेगी, नए चीफ जस्टिस आएंगे और उसके बाद कब तक सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन इन लोगों ने एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया और उसमें कह दिया अंतरिम आदेश में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई नई याचिका दायर नहीं की जाएगी, सर्वे पर कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। जब याचिका ही दायर नहीं होगी तो सर्वे के फैसले कैसे आएंगे। तो इसलिए अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ ऐसा फैसला दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आ जाते तब तक वक्फ बोर्ड के नए कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि इनके ऊपर फिर सरकार ये तय करेगी कि जुडिशियल रिफॉर्म की कितनी जरूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉबी जो बना हुआ है। अभी एक प्रोटेस्ट करके दबाव बनाना, क्योंकि सरकार पर दबाव तो काम नहीं आया, कानून बन गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए प्रोटेस्ट करना, याचिकाओं की संख्या में इजाफा करना, जितनी हो सके याचिका दायर करो, एक एक पार्टी के 10 नेता याचिका दायर करो और फिर उसके बाद जल्द सुनवाई के लिए ये कपिल सिब्बल जैसे लोगों को आगे बढ़ाना। कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि संजीव खन्ना ने कहा नियमों को पढ़िए, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तरह से डांट फटकार के बेइज्जत करके भगाया है कपिल सिब्बल, जो अपने आप को सीनियर एडवोकेट, राज्यसभा के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आपको तो पता होना चाहिए कि रोस्टर में जाएगा, फिर शेड्यूल होगा, फिर बेंच तैयार होंगे, तय होंगे, तब सुनवाई होगा। एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये मामला हो सकता है कि अभी याचिकाओं को एक्सेप्ट किया जा रहा है, सुनवाई की तारीख तय होगी। लेकिन ये जो मामला चल रहा है अभी वक्फ बोर्ड का, उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या फिर मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हो, ये सारे एक्सपोज होते दिख रही है कि इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से सरकार को डिमोरलाइज करें और वही नीतियां लागू करते रहें जो कि पिछले 70 सालों से चलती रही कांग्रेस की सरकारों में। अपीजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी, अपीजमेंट के लिए पॉलिटिक्स भी और अपीजमेंट के लिए किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन भी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक के बाद एक कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही हैं और जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। वक्फ कानून को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, तो वहीं यहां पर कई राज्यों में जो है इस वक्फ जमीन पर जो कब्जा किया है उसकी पैमाइश और यहाँ पर उसका सर्वे भी शुरू हो चुका है। यानी कई राज्यों में जो एक्शन हो रहा है उससे भी मौलाना और मुस्लिम संगठनों में एक तरह से हड़कंप मचा है। अब देखना यह होगा कि इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।